हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। हमारा सीरीज़ चल रहा था लुसेंट सामान्य ज्ञान का प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो तक देख चुके हैं। और पार्ट 3 वीडियो में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में हमने देखा है। आज का जो पार्ट 4 वीडियो है, इसमें हम लोग देखेंगे इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म के बारे में। मित्रों, हमारा वीडियो जिन किसी को स्पीड लगता हो वो लोग स्लो करके देखेंगे, जिनको स्लो लगता हो वो लोग स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में देखते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्लाह और माता आमीना थी। नेक्स्ट देखते हैं, उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम सनवत यानी हिजरी सनवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। देवदूत यानी फरिश्ते जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। नेक्स्ट देखते हैं, शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक में नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलादुन नबी पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नोट में हम लोग देख लेते हैं, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं और प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। नेक्स्ट पॉइंट, ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रयूस एवं पीटर। नेक्स्ट देखते हैं, ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। नोट में देख लेते हैं, 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। नेक्स्ट देखते हैं पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों के धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य, मतलब सत्य विचार, सत्य वचन और सत्य कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर
अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। आज हमारा पार्ट 4 का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो सीरीज चल रहा था भारत का प्राचीन इतिहास, और इसमें हम लोग पार्ट 4 वीडियो तक देख चुके थे। आज पार्ट 5 वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष देखते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज यानी राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में यानी बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 544 ईसा पूर्व में बैठा था। नेक्स्ट देखते हैं। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। नेक्स्ट देखते हैं। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवन को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेतक की पुत्री चेलन्ना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अजातशत्रु ने सुयोग्य मंत्री का नाम वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदायीन मगध की गद्दी पर बैठा। उदायीन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हर्यंक वंश का अंतिम राजा उदायीन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध का शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नेक्स्ट पॉइंट। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। अब हम लोग देखते हैं सिकंदर के बारे में। यह है सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। नेक्स्ट देखते हैं। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइड्रेस्पीज के युद्ध या झेलम या वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निरियाकस था। नेक्स्ट देखते हैं। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बाउकेफला था। इसी के नाम से इसने झेलम नदी के तट पर बाउकेफला नामक नगर बसाया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग जानते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। नेक्स्ट देखते हैं। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया।
घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य जिसे विष्णुगुप्त कहा जाता है, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार किया। प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। नेक्स्ट पॉइंट देखें। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने का पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में देखते हैं हम लोग। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। अब हम लोग देखते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। नेक्स्ट है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नोट में देख लेते हैं हम लोग। नोट है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। नेक्स्ट देखते हैं। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। अशोक के बारे में देखते हैं हम लोग। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ था, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। दिव्यदान के अनुसार क्या नाम था? अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाता है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ब्राउ अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस
टॉलमी टू ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त के बारे में देखते हैं। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये जो है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था? तो उपगुप्त ने। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नोट में देखते हैं अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हण के राजतरंगिनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। नेक्स्ट है अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्ति रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नोट है इसमें, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फेंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई है। देखिए अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता की? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। शिलालेख, पहला शिलालेख जो है और उसमें क्या विषय है उसको बताया गया है। इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, जिसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा हम लोग देखते हैं, इसमें भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 5वां, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 6ठा, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां 8वां इनमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वां में इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। नेक्स्ट है 11वां, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है 12वां, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। नेक्स्ट देखते हैं 14वां, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। नेक्स्ट है दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। नेक्स्ट है तीसरा दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। नेक्स्ट है 4 नंबर रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। नेक्स्ट है 5 नंबर
आरेराज चंपारण बिहार में, लौरिया नंदगढ़ चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। अब हम लोग बॉक्स में दिया है उसको देख लेते हैं। मौर्य प्रांत और इसकी राजधानी उत्तरापथ, इसका राजधानी जो था तक्षशिला। अवंती राष्ट्र, इसका उज्जैनी। कलिंग, इसका राजधानी तोसली। दक्षिणापथ, इसका राजधानी सुवर्णागिरी। प्राशी, पूर्वी प्रांत, इसका राजधानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ़ कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोट में। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शाराए कुना यानी कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। साम्राज्यों में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। देखिए इस पॉइंट को। साम्राज्य में मुख्यमंत्री पुरोहित की नियुक्ति से पहले इनके चरित्र, इनका कैरेक्टर का जांच परख किया जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। नेक्स्ट है। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। बिक्री के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। नेक्स्ट देखते हैं। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। नेक्स्ट हम लोग जो बॉक्स में लिखा है उसको देख लेते हैं। बॉक्स में है प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। उसके कार्य। प्रथम समिति जो था उसका कार्य था उद्योग एवं शिल्प कला कार्य का निरीक्षण। द्वितीय जो था विदेशियों की देखरेख। तृतीय जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना। पंचम निर्मित वस्तुओं के क्रय का निरीक्षण करना। और छठा जो था बिक्री कर वसूलना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। नेक्स्ट देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां कर दी थी। नेक्स्ट है। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। नेक्स्ट देखते हैं। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अशोक के समय जनदीप
न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। देखिए, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। ये राजुक है, कट गया है, सॉरी, ये राजुक है। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और 7वां जो है सभासद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हम लोग। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राज प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली गई। नोट में है अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। अब जो बॉक्स में दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। बॉक्स में दिया है सैन्य समिति में उनके कार्य, सैन्य समिति एवं उनके कार्य, समिति और उनका कार्य देखें। प्रथम जो समिति था जल सेना की व्यवस्था करना, इसका कार्य था। नेक्स्ट है द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना। तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख करना और चतुर्थ जो था अश्वारोहियों की सेना को देखरेख करना। पंचम जो था गज सेना की, यानी हाथी पर जो सवार सेना थे उनकी देखरेख करना। और षष्ठ जो था रथ सेना की देखरेख करना, जो रथ पे सवार थे। तो हमारा आज वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।